बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शुएब अख्तर। तो नाजरीन, आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूं वो आपके कुछ सवालात हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं टेस्ट से रिलेटेड, कि नेशनल सर्टिफाइड असेसर का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है, इसकी क्या वजह है, क्या इसके पीछे बुनियादी असूल हैं, क्यों ऐसा सोचा गया, नेफ्टीटीसी की तरफ से क्यों ऐसा सोचा गया कि एक दफ़ा एक टेस्ट मुनकिद कर लिया गया है, जब टेस्ट के बाद सर्टिफाइड असेसर को डिक्लेयर किया गया कि ये सर्टिफाइड असेसर हैं, उनका प्रॉपर नॉलेज का टेस्ट, प्रैक्टिकल का टेस्ट, वाइवा कंडक्ट हुआ, पूरा एक प्रोसेस हुआ जो कि एनवी के रजिस्ट्री पे उनके नाम भी जो है वो अपलोड कर दिए गए, और ये टेस्ट भी लेने वाला एनएफटीटीसी खुद था। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप लोगों को दोबारा रीटेस्ट के लिए कहा जा रहा है? तो मैं आपको तमाम तर सवालात के जवाबात देने लगा हूँ आज की वीडियो में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ उन सवालात से जो सवालात मुझे रिसीव हुए हैं। तो कुछ दोस्तों के सवालात मुझे फ़ोन पे आए हैं, तो मैं आप लोगों के सामने उन सवालात भी पढ़ता हूँ और फिर उन सवालात के जवाब भी देता हूँ। ठीक है जी। तो देखते रहिए टीवेट लर्निंग एंड डेवलपमेंट विद शुएब अख्तर राव। आपको इस चैनल पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको उनके जवाब भी देता रहूं। तो जनाब, सबसे पहला सवाल जो है मुझे रिसीव हुआ उसमें ये था कि अगर एनटीएस टेस्ट पास नहीं करते तो हम असेसर नहीं रहेंगे। जो हमने ट्रेनिंग की, तहरीरी इम्तिहान और इंटरव्यू दिया, हम सब असेसर मुंतखब हुए, कोड भी दिया गया, वो सब प्रोसेस किस तहत किया गया? बिल्कुल ठीक है जी। मैं बिल्कुल आपको इसका जवाब दूंगा। अगला सवाल भी मैं एक दफ़ा सवाल सुना देता हूँ आपको। जो टेस्ट पास नहीं कर सकते उनको एनयूके रजिस्ट्री से निकाल दिया जाएगा। तो जो उन्हें सर्टिफिकेट मिले थे असेसर बनने के, तो उन सर्टिफिकेट की क्या वैल्यू रह जाएगी? बिल्कुल, अच्छा जी, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ जी। आपको मैं ये बता दूं, कुछ असेसर ऐसे थे 2017-18 में जिन लोगों को सर्टिफिकेट भी बाकायदा एफटीटीसी की तरफ से जारी हुए थे कि आप नेशनल सर्टिफाइड असेसर लेवल 2 हैं। इसके बाद जी कुछ लोग सवाल किया है कि जब आप हमारी स्किल्स का टेस्ट नहीं लिया जाएगा तब तक हम किसी स्किल्स का टेस्ट नहीं ले सकते। लेटर में तो स्किल अपग्रेडेशन टेस्ट लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी, लेटर में तो स्किल अपग्रेडेशन टेस्ट लिखा हुआ है, और स्किल अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि आपको स्किल्स सिखाई जाएं, स्किल्स सिखाने के बाद आपका टेस्ट लिया जाए। तो बगैर स्किल्स को अपग्रेड किए हुए टेस्ट कैसे लिए जा सकता है? बिल्कुल आपका जी वैलिड सवाल है, इसका भी मैं आपको जवाब दूंगा। तो अगला जी मैं आपको बताता हूँ, अगला सवाल ये है कि जब हमारी स्किल्स को अपग्रेड ही नहीं किया जा रहा, तो हमसे स्किल अपग्रेडेशन का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? बड़ा अच्छा सवाल है जी, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूँ। तो अगला सवाल है जी कि जब आपने हमारा एनवी के जब एनएफटीटीसी ने हमारा इम्तिहान कंडक्ट किया था, तो क्या उसमें उस लेटर में जो मकासद बयान किए गए कि आपकी ट्रांसपेरेंसी को, क्वालिटी को, रेप्यूटेशन को बेहतर बनाना, बरकरार रखना, ये इसके मकासद थे, तो क्या उस वक्त उस टेस्ट में ये मकासद पूरे नहीं किए गए थे? बिल्कुल अच्छा सवाल है जी, ये भी, इसका भी हम जवाब देते हैं। और एक बहुत अच्छा सवाल एक साहब ने किया कि अगर किसी शख्स ने कोई डिग्री कर ली और किसी जॉब पे तैनात हो गया, और अब उसका एम्प्लॉयर ये कहता है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि जनाब आपका हम दोबारा टेस्ट और इंटरव्यू लेना चाहते हैं 3-4 साल के बाद, कि आप इस पोस्ट के अहल हैं या नहीं, तो क्या ये ठीक होगा? बिल्कुल अच्छा जी सवाल, ये भी इसका बड़ा अच्छा मैं आपको इसका भी जवाब देता हूँ जी। और इसके बाद आखिरी सवाल जो है वो मैं आज के इस वीडियो में शामिल करने लगा हूँ, वो ये सवाल था कि क्या जो असेसर्स जो नॉट क्वाल इस टेस्ट के बाद जो पास तसव्वुर नहीं होते, उन्होंने जो असेसमेंट्स लिए हैं, तो क्या उन असेसमेंट्स की क्या वैल्यू रह जाएगी? बिल्कुल ठीक है जी, मैं अब आपको इन तमाम सवालात के जवाब देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका टेस्ट का मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है, क्यों ये टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है? तो इसमें मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताता बताता चलूं कि एनवीक्यूएफ रजिस्ट्री पे जिन जिन सर्टिफाइड असेसर के नेम्स हैं, कोड्स इशू करती है, उनको मुख्तलिफ असेसमेंट पे भेजा गया। तो आप और मैं, तमाम लोगों ने जाके असेसमेंट्स कंडक्ट की, और बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि
या तो हम पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर था, या हमने मुरव्वतन, या हमें किसी दोस्त के अहबाब की रिक्वेस्ट पे, या हमारे दिल में हमदर्दी होने के नाते हमने ऐसे रिजल्ट्स बना के जमा कराए जिसमें 99% लोग कॉम्पिटेंट डिक्लेयर हुए। कोई 1% या 0.98% लोग ऐसे थे जो कि कॉम्पिटेंट डिक्लेयर नहीं हुए। तो ये एक सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क है कि ऐसा कौन सा इम्तिहान है जिसमें आपकी जो पासिंग रेशो है वो 99.9% है। तो ऐसा किसी इम्तिहान में नहीं होता कि आपकी पासिंग रेशो इतनी ज्यादा हो। तो ये टीवेट के इम्तिहान में ऐसा कैसे मुमकिन है? कौन से ऐसे टीचर्स हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं? अगर इतना ही सिस्टम सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा सिस्टम चल रहा है, तो ये बच्चे इंडस्ट्री में जाके फेल क्यों हो जाते हैं? हालांकि हमारे कोर्सेज सारे इंडस्ट्री ने वेट किए हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे कोर्सेज बने हुए हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? तो जब ये सारी चीज़ों को समझा गया तो सोचा गया कि दो जगह पे प्रॉब्लम आ सकता है, या तो असेसमेंट ठीक नहीं हो रही, या असेसर्स के पास वो क्वालिटी, वो कैपेसिटी, वो स्किल्स नहीं है जिन पे वो असेसमेंट्स को कंडक्ट कर सकें। तो इसके पीछे बुनियादी मकसद ये था कि हम ऐसी लोगों को पास करें जो वाकई कॉम्पिटेंट हैं, और बाद में जब वो सर्टिफिकेट लेके इंडस्ट्री में जाएं तो उनके सर्टिफिकेट की भी कोई वर्थ हो, और उन लोगों की भी कोई वर्थ हो कि ये सीबीटीए सर्टिफिकेट लेके आया है तो इसका मतलब ये है कि उसको कुछ आता होगा। तो बदकिस्मती से हो ये रहा है कि हम मैक्सिमम लोगों को पास कॉम्पिटेंट डिक्लेयर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो मार्केट में एक बहुतात हो गई है लोगों की, और उस बहुतात का नतीजा ये निकला कि कुछ लोग कॉम्पिटेंट हैं, कुछ लोग कॉम्पिटेंट नहीं हैं। जो लोग कॉम्पिटेंट नहीं थे उनको भी सर्टिफिकेट मिल गए, तो उन्होंने एक ऐसा इमेज बना दिया कि इसमें कोई चेंज नहीं है, ये वही सिस्टम है जो पहले चलता आ रहा था, तो इसमें नया क्या है? और अब जब मैं आरपीएल की और तकामुल की बात करता हूं तो आप लोगों को मैं तकामुल और आरपीएल पे भी एक वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्द, तो उस पर भी आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप जानते हैं तकामुल सऊदी अरेबिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर किसी ने सऊदी अरेबिया में वीज़ा लेना है तो वो इम्तिहान पास करके जाएगा। अगर हमने ऐसे लोगों को पास करके तकामुल में सऊदी अरब भेज दिया जो लोग इसके अहल नहीं थे, चाहे वो आपकी हमदर्दी थी, चाहे वो जो भी था, आपकी स्किल इतनी नहीं थी कि आप उसको प्रॉपर टेस्ट कर सकते, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो आपको दोबारा रीअसेस करे, ताकि सिर्फ वही लोग जो लोग असेसमेंट के अहल हैं उन्हीं लोगों को सिर्फ असेसर बनने दिए जाए, बाकी लोगों को एनवीक्यू रजिस्ट्री से निकाल दिया जाए, ताकि सिर्फ क्वालिटी असेसमेंट हो और वही लोग पास होके बाहर जाएं या पाकिस्तान में काम करें जो वाकई उसके अहल हैं। तो ये इसके पीछे जी बैकग्राउंड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो असेसमेंट्स आप कर चुके हैं उन असेसमेंट का क्या होगा। तो जो असेसमेंट हो गई हैं वो हो गई हैं, उनका कुछ नहीं होगा। वो जो लोग पास हो चुके हैं, सर्टिफिकेट लेके जा चुके हैं, उन पे कोई किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। अगला सवाल ये था कि जनाब हमारा टेस्ट लिया जा रहा है। बिल्कुल जी, मैं इसमें आपके बिल्कुल आपको आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है इसमें कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई स्किल अपग्रेडेशन का टेस्ट लिया जाता है तो उसमें सबसे पहले आपकी स्किल को अपग्रेड किया जाए, आप लोगों के रिफ्रेशर कोर्स किए जाए, आपको पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि आपकी नीड क्या है, कहाँ पे लोग गलतियां कर रहे हैं। तो उन गलतियों को आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करने के बाद फिर स्किल अपग्रेडेशन का एक पूरा शेड्यूल बनाया जाए और आपको रिफ्रेशर कोर्सेज कराए जाए, और उसके बाद जाके आपके टेस्ट लिए जाए कि क्या ये लोग इसके अहल हैं या नहीं है कि इनको सेसर बनाया जाए या ना बनाया जाए। तो इसमें बिल्कुल मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इसको सोचना चाहिए, एनएफटीटीसी को सोचना चाहिए कि एक इम्तिहान ऐसा लिया जा रहा है जिसकी आपने स्किल अपग्रेडेशन का टेस्ट उस वक्त लिया जाए जब आपने स्किल को वाकई में अपग्रेड भी किया हो। अगला सवाल ये है जी कि क्या ये टेस्ट होना चाहिए या ये नहीं होना चाहिए। तो इसको टेक्निकली मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। हमारा टेस्ट वही था जो एनवीक्यूएफ रजिस्ट्री पे नाम आने से पहले जो नेफ्टीटीसी ने शेड्यूल कर दिया इम्तिहान। नेफ्टीटीसी के पैनल ने आके इम्तिहान लिया और उसने जो है उन लोगों को असेसर डिक्लेयर किया। तो ये क्वेश्चन मार्क है नेफ्टीटीसी के सिस्टम पे, नेफ्टीटीसी के उस तमाम पैनल पे जिन लोगों ने आपको क्वालिफाइड सर्टिफाइड असेसर बनाया। और दूसरी चीज ये है कि देखें, जब कोई डॉक्टर एमबीबीएस बन के बाहर चला जाता है, पास आउट हो जाता है, उसको एक लाइसेंस नंबर मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो क्या कभी आपने सुना है कि उसका दोबारा इम्तिहान लिया जाए?
कभी कोई वकील जब जिसको बार कौंसिल से रजिस्ट्रेशन मिल जाती है, तो क्या कभी ऐसा हुआ, चाहे वो नालायक है चाहे वो लायक वकील है, जब उसको बार कौंसिल का नंबर मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गई, तो वो रिन्यू तो हो सकती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उसको दोबारा कहें जी आप इम्तिहान दें, हम आपको चेक करेंगे, अगर आप पास होंगे तो हम आपको देंगे, अदरवाइज आपको नहीं देंगे। इसी तरह मैं इंजीनियर्स की बात करता हूँ, एक दफ़ा इंजीनियर बन जाता है, उसको पीईसी से, एक इंजीनियरिंग काउंसिल से नंबर मिल जाता है, तो वो दोबारा कभी रीअसेस नहीं होता। वो रिन्यू तो हो सकता है लेकिन उसको रीअसेस नहीं किया जाता। तो ये दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि जब आपको कोई कोड, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर, कोई लाइसेंस इशू हो जाता है तो उसको आप दोबारा दोबारा रीटेस्ट नहीं करते। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो पहले आप स्किल अपग्रेडेशन कराएं, उनको पूरा एक मौका दें, उसका पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार करें कि ये टाइम होगा, उनसे उस पर साइन लें। जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आप कॉम्पिटेंट होंगे, हम आपका किसी भी वक्त इम्तिहान ले सकते हैं, रीस्किल आपकी टेस्ट लिए जाएंगे आफ्टर 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। कुछ लोगों से तो मैंने ये भी सुना है कि 3 ईयर के, हर 3 ईयर के बाद ये टेस्ट होगा, जिसमें अभी तक मुझे कोई बावसूख जराए से कोई ऐसी खबर नहीं मिली जो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगला कोई डीजी और आता है, अगला कोई एमडी या चेयरमैन और आता है एनएफटीसी का, को वो नया एक असूल बना दे। तो कुछ नहीं कहा जा सकता जी, इसमें मैं आपको कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे सकता। लेकिन मेरा बड़ा इसमें क्लियर जो स्टांस है वो ये है कि ऐसा मुमकिन नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट को चाहिए, एनएफटीसी को चाहिए कि इस एक्ट को जरा दोबारा एक दफा रिकंसीडर करे, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स को, असेसर्स तंजीमों को, असेसर्स को, चीफ मास्टर ट्रेनर्स को बुला के उनसे डिस्कशन की जाए कि इसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद डिसाइड किया जाए कि हम इसको किस तरह से आगे लेके चल सकते हैं। ये ना सिर्फ उन लोगों के साथ ज्यादती है जिन लोगों ने इम्तिहान दिया, पास किया और वो अच्छी क्वालिटी असेसमेंट कर रहे हैं, अच्छे असेसर हैं, उनके साथ देखें, हर सिस्टम में कुछ ना कुछ काली भेड़ें जरूर होती हैं। तो उन कुछ लोगों की वजह से तमाम लोगों के साथ ये ज्यादती करना मुनासिब नहीं है। तो इस पे बिल्कुल जी आवाज़ उठानी चाहिए। आपकी जहाँ जहाँ तक अप्रोच जाती है, अपना मैसेज जो है वो ज़रूर छोड़ें, ताकि हमारी गवर्नमेंट जो है, हमारे डिपार्टमेंट्स जो हैं, वो इस बात को सोचने पे मजबूर हों कि इसको किस तरह से बेहतर तरीके से तमाम स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट के साथ, उनकी म्यूचुअल कंसेंसस डेवलप करने के बाद हम डिसाइड करें कि इसको, हमने सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करना है। तो ये जनाब आज के आपके सवालात के जवाबात हैं। अगर आप लोगों को मज़ीद कोई सवाल है तो आप प्लीज़ सवालात इस पे लिखिएगा इस वीडियो के नीचे अपने रिमार्क्स में, अपने मैसेजेस में, तो मैं आपको ज़रूर उस पर भी आपको वीडियो बना के भेजूंगा। और गाहे बगाहे मैं आपको वीडियोस भिजवाता रहूँगा। और आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जनाब एनटीएस की वेबसाइट पे पहले एक दफ़ा फॉर्म फिल हो जाता था, एडिट नहीं होता था, तो अब आप जो है एनटीएस की वेबसाइट पे जाके, अगर किसी का टेस्ट सेंटर सही नहीं है, या किसी ने लेवल सही नहीं चूज किया था, या किसी ने अदर ऑक्यूपेशन में जाके कुछ ऑक्यूपेशंस डालने थे, नहीं डाल सके, तो जनाब तमाम लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि वो दोबारा एनटीएस की वेबसाइट पे जाएं और जाके अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं और दोबारा से उसको आप लोग फिल करके सबमिट करा सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसको मैं मुकम्मल करता हूँ। थैंक यू वेरी मच आपका कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और सवालात करते हैं। और मैं आपको रिक्वेस्ट, अपने दोस्त को दिए जी ये इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।